गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं कर सकते। जब मैंने यहाँ पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है। मेहनत करनी है ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये ठीक। दूसरी बात इसको इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ। और डेट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, वाट एवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं उन बच्चों के लिए, ठीक। वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर। आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया। पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं खुद मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहेगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए और वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या एक दो दिन के लिए तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट। आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा को आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है। कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। पॉइंट को एग्जाम में उठाया जाता है। अब देखो, अब चलते हैं, यहाँ के बाद गवर्नमेंट किसकी आएगी? मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट। तो अब जो जो कंट्रोवर्शियल मैटर था, या जिसमें डिक्टेटरशिप वाली झलक दिख रही थी, ठीक है, और तो उसको अब काउंटर किया जाएगा, होता ऐसे ही है। तो यहाँ 43 का अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड बाय द जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी गवर्नमेंट, टू नलिफाई द सम ऑफ द डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। उसमें जो जो त्रुटियां, कमियां, गड़बड़ियां लाया गया था उसके लिए देखें। रीस्टोर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड द किसके लिए? इन रिस्पेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इशू ऑफ रेट। इसमें कुछ जानने की बात नहीं है,
जो जो पहले कर्टेल कर दिया है, कम किया गया था। अब क्या क्या कम किया गया था, कौन कौन से रीड जुरिडिक्शन को कम किया गया था, अभी के लिए ऐसे भी नहीं जरूरत है। जुडिशियल रिव्यू को तो बार बार देख रहे हो कि उसका स्क्रूटिनाइज नहीं होगा, तो यहाँ लाया है कि जुडिशियल रिव्यू होना ही होना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट कर कर ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया, ये ऐड कर दिया गया। ऐसे मैंने पहले डिस्कस किया था। और साथ में बोमा इसमें आपका एक केस आता है आपका मिनरवा मिल वाला केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म करती है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट आता है डिप्राइव द पार्लियामेंट ऑफ इट्स स्पेशल पावर टू मेक लॉ टू डील विद द, किसके साथ डील करने के लिए, एंटी नेशनल एक्टिविटी। तो यहाँ पार्लियामेंट को जो स्पेशल पावर प्रोवाइड किया गया कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटी को डील करने के लिए उसको पंच खत्म कर दिया गया। देखो ये भले ही यहाँ डिप्राइव कर दिया, इसका मेन सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो लॉ बनाए उस समय के हिसाब से ड्रेकोनियन लॉ बोलते हैं। आखिर मैंने आई थिंक आप पढ़ोगे कहाँ इसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत सारे प्रेस से रिलेटेड एक्ट बनाए गए, या जलियांवाला बाग में जाकर से पहले रॉलेट एक्ट बनाए गए, तो उसको बोला जाता था ड्रेकोनियन एक्ट। तो यहाँ भी बहुत सारे नेटी नेशनल एक्टिविटी जो जिसको इंदिरा गांधी बोलती थी उसको कर्व करने के लिए बनाई, तो कह दिया पार्लियामेंट को डिप्राइव कर दिया। पर रियलिटी अभी क्या है, पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए एक्ट बना सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट में अभी लॉ बना सकती है एक्सेप्ट स्टेट सब्जेक्ट को। अब देखो, अब कहा कि जो नॉर्मली पुलिस जो है, पुलिस वाली जो है, पुलिस या इंटरनल लेवल पर स्टेट लेवल पर सिक्योरिटी का जो है अरेंजमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना किसका है सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट बनाएगी ना, स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट बनाएगी। लेकिन यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटी मतलब उसको कर्व करने के लिए सेंटर बना रही थी। फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ता है, कभी ऐसा आता है, तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट नहीं बना पाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन हमें वो सब बात में अभी नहीं जाना है। मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये आता है किसके अंडर, स्टेट के सब्जेक्ट, ये स्टेट का सब्जेक्ट। अब हो गया उसके बाद 43 के बाद ये आया आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो सेम टू सेम उसको फिर से नलिफाई करने के लिए अब इसमें आता है फर्स्ट प्रोविजन। देखें, वही रिस्टोर द ओरिजिनल टर्म ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 6 ईयर टू 5 ईयर, मतलब 5 ईयर से 6 ईयर एक्सटेंड किया गया था, अब यहाँ 6 ईयर से 5 ईयर फिर से कर दिया गया। तो एक ये है, देखो इंदिरा गांधी का जो टेन्योर था ना, जो उस समय जो कितना साल रहा, 5 ईयर 10 मंथ और फ्यू समथिंग डेज, शायद 6 साल से कुछ कम का टेन्योर रहा था इंदिरा गांधी का टेन्योर। फिर उसके बाद डिजॉल्व हुई, पार्लियामेंट को डिजॉल्व किया गया, री इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी का डिफीट हुआ, जनता मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी, उनके गवर्नमेंट में ही उनके ही पार्टी में बहुत सारे आपस में ही गवर्नमेंट लंबे समय चल नहीं पाए, कुछ एमपी कुछ फैक्शन यहाँ से तोड़ के उधर चले गए, कांग्रेस के कुछ लोग तोड़ के फिर से सरकार ऐसे बनाए, फिर चरण सिंह का गवर्नमेंट बना, चौधरी चरण सिंह का, फिर बाद में इलेक्शन हुआ, फिर पार्लियामेंट डिजॉल्व हुआ, इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1980 में फिर से आई। तो 3 साल के अंदर ही दो प्राइम मिनिस्टर ऐसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ऐसे चौधरी चरण सिंह ऐसे बदल गए। तो ये देखो डी स्टोर द प्रोविजन विथ रिगार्ड टू कोरम इन द पार्लियामेंट, जो कोरम वाली बातें हटाई थी फिर से वापस 1/10 वाली फिर से आ गई। omitted the reference to the British House of Commons in the provision to the parliamentary privilege, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन था कि पार्लियामेंट को जो प्रिविलेज दिया गया है वही प्रिविलेज रहेगा। ये वर्डिंग जो प्रिविलेज जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, मतलब ब्रिटिश का जो लोकसभा है, ब्रिटेन की जो लोकसभा है, इन दो उसको बोलते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ के पार्लियामेंट का जो प्रिविलेज है वही प्रिविलेज हमारे पार्लियामेंट को रहेगा। तो ये वर्डिंग इस्तेमाल होता था, उस वर्डिंग को
यहाँ से कि अंग्रेज वाला बात हम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखें, इसको हटाओ, तो हटा दिया गया, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ थी नहीं। अब देखो फिर है gave constitutional protection to the publication in newspaper of true report and proceeding of the parliament and state legislature। तो वही कहा गया कि अब ट्रू रिपोर्ट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का या काउंसिल का जो प्रोसीडिंग चल रही है उसकी सही रिपोर्ट, जायज रिपोर्ट अगर कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करती है उसको कंटेम्प्ट या कंटेम्प्ट उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली नहीं कहा जाएगा। मतलब अब जायज रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हो। ऐसे ही देखो सुप्रीम कोर्ट का अगर फेयर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो उसमें आपको कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा, लेकिन आप उसके जजमेंट को बोल रहे हैं कि क्या जजमेंट दिया, ये पक्षपात कर रही है, एक तरफा जजमेंट दिया, वो ऐसे क्रिटिसिज्म कर रही है, गलत जजमेंट दिया, ये सर जज बिक गई हैं, तो वो निगेटिव क्रिटिसिज्म हुआ। पर आप क्रिटिसिज्म किया कि ये जजमेंट दी गई है, ठीक है, तो इसमें इसको बेनिफिट होगा, इसमें इसको होगा, लेकिन ये सेक्शन कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। इसको ये बेनिफिशियल के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ और सोच सकती थी, कुछ और किया जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये ऐसा अगर स्टेटमेंट ऐसा आप पब्लिश करते हैं तो ये इसको आपको कंटेम्प्ट नहीं कहेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको जजमेंट को ही आप सवाल उठा रहे हो, गलत जजमेंट, बिका हुआ जजमेंट, एक तरफा जजमेंट, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन आम आदमी को लिए, ये जज आम आदमी का लिए, मतलब कहीं ना कहीं जनता को दबाया जा रहा है, तो वो कहा जाएगा कि तुम जजमेंट पर सवाल उठा रहे हो आप, तो ये कहलाएगा निगेटिव क्रिटिसिज्म, इसमें आपको पनिश किया जाएगा। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझ गए, फेयर तरीके से आप उसको कि हाँ इसमें ये फॉलो किया उन्होंने, जजेज ने इसमें ये दिया, शायद और देते तो और बेटर होता, थोड़ी सी और दी जानी चाहिए था, मतलब लगे कि मतलब निंदा नहीं कर रहे हो, हाँ थोड़ा बहुत, हाँ, तो उसको कहा गया पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो ऐसे ही पब्लिश कर रहे हैं तो आप फेयर तरीके से और फेयर प्रोसीडिंग को, तो लेकिन पार्टिकुलरली अगर किसी प्रोसीडिंग के बारे में सीक्रेट प्रोसीडिंग हो रही है और उसको पब्लिश किया जा रहा है, तब तो भाई कंटेम्प्ट हो गई, तब तो सवाल जवाब फिर से उठेगा, तब तो पनिशमेंट वाली बात हो जाएगी। अब देखें, empower the president to send back once advice of the cabinet for, empower the president to send back once the advice of the cabinet for reconsideration, but the reconsidered advice is to be binding on the president। ये मैं ऐसे ही बता चुका हूं कि प्रेसिडेंट रिकंसिडर के लिए वापस भेज सकते हैं जो बिल आया, लेकिन अगर फिर से वो बिल दोबारा अगर चेंज करके या बिना चेंज करके प्रेसिडेंट के पास गया या स्पीकर या गवर्नर के पास गया स्टेट के कंसर्न में, उसके कंटेक्स्ट में, तो असेंट देना मैंडेटरी है, देना ही देना होगा। अब है डिलीटेड द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डिलीटेड द प्रोविजन विच मेड द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर फाइनल इन इशूइंग ऑर्डिनेंस। ये प्रोविजन की जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं इसमें इनका सेटिस्फैक्शन सफिशिएंट है, इसको डिलीट कर दिया, मतलब ये सेटिस्फाई है प्रेसिडेंट गवर्नर के हाँ सही है तो सही है, ऐसा नहीं होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू होगा, उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर सवाल जरूर उठेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस के लिए जो पहले से लाया गया था, तो इम्यून जो था इस पर उसको देखो काउंटर किया जा रहा है, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे बोलने की जरूरत है नहीं, हर चीज़ बता चुका हूँ। एंड रीस्टोर सम ऑफ द ये देखें, हाँ जी, रीस्टोर सम ऑफ द रीस्टोर सम ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बस इतना ही, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो पावर कटेल किया उसको वापस पहले जैसा लाया, तो इतना ही। रिप्लेस द, अब क्या पावर को पहले डिस्कस किया, उसके रीड जुरिडिक्शन को, जुडिशियल रिव्यू को, उसके अलावा रीड जुरिडिक्शन में पार्टिकुलरली किसको किसको डजेंट मैटर। Replace the term internal disturbance by the armed rebellion in respect of national emergency. Sorry, in respect of internal emergency. In respect of national emergency, देखो नेशनल इमरजेंसी होगा, नेशनल इमरजेंसी जो ग्राउंड था इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर,
तो अब कहा कि ये टर्म को रिप्लेस कर दिया। इंटरनल डिस्टर्बेंस किसको कहेंगे? अंदर डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब आंतरिक देश के आंतरिक भाग में अंदरूनी हलचल मची हुई है, डिस्टर्ब चल रहा है। तो कैसे डिस्टर्ब, किसको मानेंगे डिस्टर्ब? तो क्या लोग सब जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं धरना पर, तो कहो कि डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। लॉयर ने डॉक्टर ने या वर्कर ने मान ली धरना बोल दिया, स्ट्राइक कर दिया, तो उसको भी कहो कि डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। तो कहा कि इसको डिस्टर्बेंस नहीं माना जाएगा। कहीं जुलूस निकाल रहा है तो उसको भी डिस्टर्बेंस कहोगे सरकार के अगेंस्ट में, तो डिस्टर्बेंस इसको नहीं कहा जाएगा। इसके लिए वर्डिंग इस्तेमाल हो आर्म रिवेलियन। जब तक तभी कहा जाएगा इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले वर्ड को जब इमरजेंसी लगाना है, नेशनल इमरजेंसी इस ग्राउंड पर वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस का धारा होगा आर्म रिवेलियन। अगर लोगों ने शस्त्र उठा लिया, हथियार उठा लिया, यानी विद्रोही हथियार वाले विद्रोही उत्पन्न हो गए, पैदा ले लिए, या ऐसे विद्रोही जो हथियार लेकर विद्रोह कर रहे हैं, तो वो ग्राउंड होगा नेशनल इमरजेंसी का, ना कि इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्लियर है? आर्म रिवेलियन बाद में फिर एक ये आएगा, ये रिपीट फिर से वापस होगा, फिर से ये लाने की कोशिश की। इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला जो ग्राउंड है ना, फिर से आर्म रिवेलियन को हटाकर इंटरनल डिस्टर्बेंस लाया जाया गया था। दिखाऊंगा बाद में कहाँ आया था। यहां के लिए जानू इतना। फिर आगे है मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि पिछले बार जो प्रेसिडेंट ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था सिर्फ इंदिरा गांधी के बोलने पर, अब हुआ कि जब तक कैबिनेट का डिसीजन ना हो, कैबिनेट साइन करके ना आपको डायरेक्शन दे, तब तक प्रेसिडेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। फिर 10th पॉइंट है मेड सर्टेन प्रोसीजरल सेफ गार्ड विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। तो नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के लिए कुछ सेफ गार्ड लाए। सेफ गार्ड जैसे क्या क्या? तो जैसे प्रेसिडेंट रूल के लिए सेफ गार्ड कि अगर ये एक बार में 6 मंथ तक एक्सटेंड होगा, एक साल नहीं, 6 मंथ से ज़्यादा, एक साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो तो ग्राउंड होना चाहिए। क्या ग्राउंड होना चाहिए? ठीक, अगर कि इलेक्शन नहीं हो सकता, नेशनल इमरजेंसी है, ये ग्राउंड होगा। और प्रेसिडेंट रूल में साथ में इसके साथ साथ प्रेसिडेंट रूल का जब लाया जाएगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। अगर पाया गया कि प्रेसिडेंट रूल के बाद जो लाया गया जुडिशियल रिव्यू हुआ, पाया गया कि ये बिल्कुल इररिलेवेंट था, बिल्कुल बेतुका था, कोई इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है इसको लाने का। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक टर्म यूज होता है मालाफाइड, नॉन अनइंटेंशनल, मतलब मतलब होता है आपका कह सकते हो कि पुअर बैड इंटेंशनल था इसमें, मालाफाइड था। तो ऐसे केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल को खत्म कर दोबारा अगर असेंबली डिजॉल्व कर दिया गया हो तो भी रीस्टोर किया जाएगा। असेंबली सस्पेंड किया हो तो फिर से फंक्शनल आएगा। तो ऐसे प्रोविजन डाले गए कि भाई कितना भी प्रेसिडेंट रूल अपने मर्जी से ले आए, मनमाना तरीके से। फिर लाए गए कि प्रेसिडेंट रूल लाने का ग्राउंड उसमें क्या चल रहा था कि जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया तो जनता पार्टी ने डिफरेंट स्टेट में अपने मर्जी से प्रेसिडेंट रूल लगा दी। जहां कांग्रेस का गवर्नमेंट था, क्या कि तुमने लोकसभा में बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया कांग्रेस ने, इसका मतलब जनता, उस स्टेट की जनता आपके फेवर में नहीं, आपसे खुश नहीं है। यानी जनता के आप ओपिनियन को नहीं रख रहे हो, मतलब जनता को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, उनके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो जनता आपसे खुश नहीं है। तो यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। और जनता मान ली कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं वोट दिया, स्टेट में से आपको क्या मतलब है, लेकिन उस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ऐसे ग्राउंड था। तो ये कोई ग्राउंड नहीं बना। तो ये कहा गया कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन या और ऐसे ग्राउंड की पब्लिक अगर जनरल इलेक्शन में पुअर परफॉर्मेंस रहा, उस ग्राउंड पर प्रेसिडेंट रूल लगाना इसको मालाफाइड माना जाएगा और ऐसे केस को प्रेसिडेंट रूल को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा।
और फिर से जो असेंबली जिसकी अगर डिजोल्व भी कर दी है तो वापस रीस्टोर कर दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे प्रेसिडेंट रूल के लिए और जो जो अभी वाले जितने मैंने प्रोविजन बताया जो चल रहा है, तो ऐसे सेफ गार्ड लाया गया। फिर वैसे ही नेशनल इमरजेंसी वाला, जितना मैंने अभी नेशनल इमरजेंसी वाले जो बातें बताई, नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड कौन कौन से फंडामेंटल राइट उसमें सस्पेंडेड हो गए, कोर्ट में अप्रोच करने का राइट होगा कि नहीं होगा, सिर्फ पार्ट में होगा या पूरे पार्ट में, पूरे कंट्री में होगा, तो ये सब सेफ गार्ड धीरे धीरे मतलब ये नेशनल इमरजेंसी के लिए डाले गए, ताकि नेशनल इमरजेंसी लाकर एक्सप्लॉइट लोगों को, मतलब पब्लिक को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट ना किया जाए। तो ये हुआ नेशनल इमरजेंसी का। और कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ मैंने नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या आपको, और सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप क्या होता है नेशनल इमरजेंसी में, ये सब बता दिया है मैंने। तो इसमें जो है ना कि अब सर्टेन प्रोसीजर सेफ गार्ड लाया गया ना, तो जो अभी जितना जितना बताया गया है नेशनल इमरजेंसी से, तो वो सब जो नए नए, अब कौन नया है कौन पुराना है जानने की जरूरत नहीं, कौन सेफ गार्ड लाया गया, पर अभी वाला जो जो चल रहा है वो इसके बाद ही चेंज कर करके लाए गए। इसमें एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं क्या क्या और यहाँ जोड़ा गया था नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, फिर मेड सर्टेन फिर है डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। वही मैं बोल रहा था कि जो बार बार जो राइट टू प्रॉपर्टी बार बार जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही थी ना कि फंडामेंटल राइट था, तो उसको यहाँ से डिलीट ही कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड मेड लीगल राइट, इसका मतलब क्या है, ये लीगल राइट 300A में रख दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब देखो फंड अब है राइट टू प्रॉपर्टी का किसी का वायलेशन हो रहा है ना, तो अब डायरेक्ट पर्सन सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकता है, न ही डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच करने का किस केस में है, जब फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो। एक तो ये, तो पहले ऐसा हो तो आप जाइए, कहाँ जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में ससु खुश नहीं है तो वो सर्टिफाई करेगी, या एक काफ़ी अमाउंट का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, सिविल उसका सिविल जुरिस्डिक्शन में होता है, हाई कोर्ट के सिविल जुरिस्डिक्शन में होता है कि ह्यूज अमाउंट या का इन्वॉल्वमेंट हो, रेवेन्यू का इन्वॉल्वमेंट हो या टैक्स का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। तो वो छोड़ो अभी, अमाउंट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे अप्रोच। तो अब मतलब ये है कि डायरेक्ट आप वो नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, इसमें अगर कोई चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, अमेंड करने के लिए स्पेशल प्रोसीजर चाहिए। वो भी स्पेशल प्रोसीजर में कौन से वाला में आएगा, मोर देन हाफ ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसको अमेंड करने के लिए ये तो ये लीगल राइट है 300A, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आया। ठीक है, तो इसको सिंपल प्रोसीजर के द्वारा मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसके द्वारा इसको अमेंड किया जा सकता है। ये डिफरेंस हो गया लीगल राइट और फंडामेंटल राइट रहने से। अब ये लीगल राइट कह दिया तो कंपनसेशन के मैटर में भी ऐसे ही होगा, कंपनसेशन सरकार डिसाइड करेगी। तो फंडामेंटल राइट वाला में तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा मतलब था कि भाई कंपनसेशन भी कम, यहाँ कम ज़्यादा भी मिले तो उस पर भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होगा। लेकिन हाँ, मार्केट वैल्यू पर उसको कंपनसेशन मिलेगी। मार्केट वैल्यू पर कंपनसेशन मिलना वो कहाँ है, आर्टिकल 31A का पार्ट है। उसमें है कि अगर मार्केट वैल्यू पर गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना होगा, अगर ई स्टेट को एक्विजिशन करती है सरकार, तो साथ में माइनॉरिटी का प्रॉपर्टी को सरकार अगर उनके सीलिंग लिमिट में है तो उसको सरकार एक्विजिशन नहीं कर सकती है। एक्विजिशन करेगी तो ऐसे उनको भी जो मार्केट रेट होगा उस पर कंपनसेशन देना होगा। ये हुआ राइट टू प्रॉपर्टी। बिल्कुल जानने की जरूरत है कौन से अमेंडमेंट से इसको डिलीट किया गया। जो मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट या मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल जो उतने दिन से जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब से चला जा रहा था। अब देखें, प्रोवाइडेड दैट फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड किसके एंड आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। वही मैंने बोला था कि नेशनल इमरजेंसी में 20 एंड 21 तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी राइट रह सकती है फंडामेंटल राइट,
पार्टिकुलरली उसमें प्रेसिडेंट के ऑर्डर में ये मेंशन होगा कि ये फंडामेंटल राइट का इस समय फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड नहीं होगी। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये, और भी रह सकते, लेकिन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में वो मेंशन करना होगा स्पेशली। तो 20 क्या था, कन्विक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, एंड 21 तो पता ही, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर 13 आता है, ओमिटेड द प्रोविजन विच टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट to decide the election dispute of the president, vice president, prime minister and speaker of the lok sabha। तो जो इसके पावर को कहा गया था पहले कि टू का वे, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसको, इस प्रोविजन को ओमिट कर दिया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। तो यानी देखिए, जो जो कंट्रोवर्शियल उसमें जो प्रोविजन जोड़े गए थे उसको काउंटर कर दिया गया यहाँ से। अब हम चलते हैं इसके बाद के 42nd के बाद 44th के बाद आएगा 45। तो हम पहुंच गए कौन से ईयर में, तो ये पहुंच गए 1980। यानी यहां देखें 76 ये था, सॉरी कहां पहुंच गए हम लोग, हाँ ये 44 के बाद 45 हम लोग आए। तो इसमें 2 साल तक बिल्कुल शांति रहा। 47 देख रहे हो ना, 78 का था, 44 वाला, 44 वाला 78 में बना, 1978 में। अब 2 साल बिल्कुल आराम से रहा। अब आया 80 में 45th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, तो अच्छी बात है भाई, ज़्यादा बात नहीं है। तो देखें इसमें क्या प्रोविजन है, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड स्पेशल, कुछ बात नहीं है। 10 ईयर के लिए, जैसे हर बार एक्सटेंड करते थे, समय पूरा हो गया, 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। इसको तो याद बात करने की जरूरत है, ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर आएगा 80 के बाद 2 साल दम, जितना जो अमेंडमेंट का जो दौर चल रहा था थोड़ा थमा। फिर देखिए 82 में आया है। 45 के बाद आता है 46 अमेंडमेंट। 46 में आपका क्या आएगा, इसमें देखते हैं कि इनेबल द स्टेट टू प्लग लूप होल इन द लॉज एंड रियलाइज सेल्स टैक्स। देखें, इनेबल द स्टेट टू प्लग लूप होल्स इन द लॉज एंड रियलाइज सेल्स टैक्स ड्यू। तो देखो उस समय तक सेल्स टैक्स क्या था ना, कि सेल्स टैक्स स्टेट है, जो स्टेट का सब्जेक्ट, तो स्टेट को जो ये पावर मिला। अब इसमें यहाँ कुछ जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि सेल्स टैक्स ये सब GST में मर्ज हो गया है। सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स और सर्विस टैक्स, ये सब अभी क्या है कि GST में मर्ज हो गया है। तो अभी कोई रिलेवेंट नहीं बनता है, लेकिन हाँ बस इतना जाना होगा कि बस ज़्यादा, मतलब इससे क्वेश्चन पूछने का कोई तुक बनता नहीं है। तो बस बताया। ब्राउट अबाउट सम फॉर इन्फॉर्मेटी इन टैक्स रेट इन सर्टेन आइटम, मतलब टैक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की गई। अब अमेंडमेंट का जो पीरियड था 1984 82। तो 82 में कहीं ना कहीं कोशिश किया गया, इंदिरा गांधी को गवर्नमेंट चल रही थी कि सर रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किया जाए। तो इस सेल्स टैक्स से जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसमें कोई लूप होल है, तो उसमें क्या करें, उसको, उसमें कोई लूप होल है तो उसको सुधारें, उसको हटाएं, उसको बंद करें। एंड कुछ आइटम को अबाउट सम इन्फॉर्मेटी इन टैक्स रेट ऑन सर्टन आइटम, कुछ आइटम में टैक्स रेट में इन्फॉर्मेटी समानता लाई गई। तो क्या में लाया गया, डजंट मैटर, बस टैक्स रिलेटेड कुछ न कुछ काम किया गया 1982 के आसपास। अब चलते हैं, आता है 1984 में हम पहुंचते हैं। देखें ये है आपका 47th अमेंडमेंट एक्ट 1984। 47 1947 की बातें, 47 नहीं 47 की बातें चल रही है, और ये पीरियड है 1984। तो इसमें क्या आएगा, देखें, फैसिलेटेड एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब। अब यहाँ का पीरियड देखो क्या गड़बड़ चल रहा है।
फैसिलिटेट द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, एक कब का पीरियड है, 1984। इस समय तक इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन नहीं हुआ था, इंदिरा गांधी की हत्या नहीं हुई थी इस समय तक अभी। यहाँ थोड़ा सा बहुत बड़ा मैटर है, देख लेता हूँ एक बार, बताएं लायक है या अभी या नहीं। देखिए, फैसिलिटेट द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा, और देखें 1 ईयर विदाउट मीटिंग टू स्पेशल कंडीशन फॉर सच एक्सटेंशन। इन 1984 में हुआ ऐसा क्या था कि पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। देखें यहाँ का थोड़ा सा, यहाँ नाम जानने की जरूरत नहीं है कि इससे कौन रिलेटेड पर्सन थे, कौन लीडर थे, किसने वहाँ क्या किया। थोड़ा पंजाब के बारे में बता दूं। पंजाब में अभी भी जानते हैं कि पंजाब में कुछ सेक्शन जो है जिसको खालिस्तानी बोलते हैं, प्रो खालिस्तानी, जिनका डिमांड होता है कि पाकिस्तान पंजाब को इंडिया से अलग कर दिया जाए, इंडिया से अलग, हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं और हम खालिस्तान के रूप में, उसका नाम खालिस्तान होगा, खालिस्तान के रूप में एक कंट्री का फॉर्मेशन चाहते हैं। क्यों चाहते थे उस समय? ठीक, देखो ये माहौल उस समय ऐसा चला था क्या कि अकाली दल का, हाँ यहाँ पंजाब में अकाली दल का हमेशा गवर्नमेंट रही है। ये जब प्रेसिडेंट रूल की जो यहाँ पीरियड चला था, इसमें कांग्रेस का प्रेसिडेंट रूल था। कांग्रेस के गवर्नमेंट को खुद ने, कांग्रेस ने अपने ही गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ मतलब असेंबली को डिजोल्व कर कर प्रेसिडेंट रूल लगाया। इससे पहले का थोड़ा कंडीशन बताता हूँ, 1980 के आसपास का, मतलब 75 76 80 के आसपास अकाली दल जो है उनका कुछ अपना डिमांड आता था जो सिख के वेलफेयर से रिलेटेड। क्या? देखो कुछ हर टाइप का डिमांड था कि हमारे लोग जो पार्टीशन में के दौरान जो जम्मू एंड कश्मीर में चले गए हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, एजुकेशन में रिजर्वेशन दे, जॉब में अपॉर्चुनिटी दे, रिजर्वेशन दे। ये तो सिंपल चीज। हमारे यहाँ जो है, हम पंजाबी लोग हैं, पंजाब मतलब सिख लोग हैं, हिंदू लोग को यहाँ से हटा दिया जाए, उसके कारण हमारा जो राइट है नहीं मिल पा रहा है। साथ में जो खेती हम लोग करते हैं, तो ट्रैक्टर वैक्टर इक्विपमेंट का, जब मैकेनिकल जो इक्विपमेंट है उसका जो प्राइसेस है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ हुआ तो छोटे छोटे जो हमारे फार्मर है वो इतने महंगे औजार, यंत्र, ट्रैक्टर, खाद नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इसकी दाम और कम कर दी जाए। हमारा रीजन में हमें स्टेट को ऑटोनॉमी दिया जाए। आप सेंट्रलाइज, देखो उस समय तक पंचायती राज स्टैब्लिश नहीं हुआ था। पंचायती राज स्टैब्लिश कब हुआ? 72 73 74 में आएगा। तो स्टेट को ऑटोनॉमी दिया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का जो टेंडेंसी आप रहा, सेंट्रलाइजेशन का टेंडेंसी रहा, डिसेंट्रलाइज किया जाए, स्टेट को पावर दी जाए, रेवेन्यू में पावर दी जाए, टैक्स कलेक्शन में पावर दी जाए, कहीं ना कहीं स्टेट का जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, हमारा पंजाब डेवलप करे, ये कहने का मतलब। फिर रिलीजन को सेफ्टी, वो सब तो अलग बात रहा ही रहा। तो ऐसा ऐसा कई और डिमांडें उनकी चलती रही। फिर क्या है जो वो तो पॉलिटिकली डिमांड रहा, वो तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा हमेशा रहता है। जैसे बिहार में क्या रहता है, नीतीश कुमार का डिमांड स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, आज तक वो चिल्लाते रहते हैं विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। स्पेशल स्टेटस किस केस में दिया जाता है पता होना चाहिए। स्टेट का फॉरेन स्टेट की जो बाउंड्री है वो आपका आपका जो नेबर कंट्री है उसके साथ बाउंड्री हो, इंटरनेशनल बाउंड्री हो, आपका स्टेट का बॉर्डर, साथ में हिली एरिया हो, सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन हो, सिग्निफिकेंट बैकवर्ड हो, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया होता है, तो उसको स्पेशल राज्य का दिया जाता है स्टेटस। खैर
तो ऐसे ऐसे उनकी डिमांड थी। साथ में जो प्रो खालिस्तानी, जो मतलब जो पाकिस्तान चाहता था अलग हो, मतलब पंजाब हमारा अलग हो, हम पंजाब हमारा पंजाबियों का सिखों का हो, तो वहाँ क्या हुआ को वो हिंदुओं से उनको काफ़ी चीड़ होने लगी। कुछ खालिस्तानी उनको टेररिस्ट कहो या वो अपने आप में, हम टेररिस्ट बोल रहे हैं लेकिन वो लोग अपने आप को क्या समझेंगे, हम रिवोल्यूशनरी, हम क्रांतिकारी हैं, हम आज़ादी चाह रहे हैं। जैसे कश्मीर में क्या है कि कश्मीर में भी था, वही था कि कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो लोग अपने आप को, जैसे भगत सिंह को अंग्रेज टेररिस्ट बोलते थे, और हम हमारे क्या थे, वो तो रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो एक किसी बस को माओइस्ट प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट ने कब्जे में कर लिया। उसमें से कहा जाता है कि 15-16 हिंदुओं को गोली मार दी, मारकर फेंक दिया, एक दो लोगों को छोड़ दिया। कई जगह ऐसे हुए कि हिंदुओं को मारा गया, और उनका था कि सारे हिंदुओं को यहाँ से भगाया जाए, हिंदी स्पीकिंग लोगों को, हिंदुओं को सिर्फ नहीं, हिंदी स्पीकिंग वाले लोगों को, मतलब पार्टिकुलरली जो सिख थे वो पंजाबी बोलते थे, तो हिंदू से भी चीर उनको हुआ, हिंदू और हिंदी बोलने वाले सबको हटाओ यहाँ से। तो ऐसा मोमेंट कई जगह मार काट के दंगे, और दंगे क्या कहो, मतलब ये लोग आर्म्स उठाकर और कितने लोगों को मारा जा रहा था। सिचुएशन काफ़ी खराब हुई। ऐसे केस में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना मुश्किल हुआ, और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, इंटरनल कहते इंसर्जेंसी। अपने ही स्टेट में हमारे ही लोगों ने आर्म्ड इंसर्जेंसी की, मतलब विद्रोह किया हथियार उठाकर। तो ऐसे डिमांड, तो ऐसे केस में लॉ एंड ऑर्डर को, सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अपने ही कांग्रेस गवर्नमेंट को हटाकर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। भले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, लेकिन वो लोग खालिस्तानी जो थे, जिनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड कम नहीं हुई, वो ऐसे अड़े रहे हमेशा, कभी यहाँ गोलीबारी चल रही है, यहाँ लोगों को मार दिया। तो प्रेसिडेंट रूल को वहाँ क्या था कि एक्सटेंड करना था, तो वही इसके लिए ये प्रोविजन लाया गया, फैसिलिटेट द एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन पंजाब बियॉन्ड 1 ईयर। ठीक है, बियॉन्ड 1 ईयर, उसका साथ का विदाउट मीटिंग द टू स्पेशल कंडीशन फॉर सच एक्सटेंशन। तो एक तो नेशनल इमरजेंसी कंट्री में था नहीं, दूसरा इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करे। तो इसको पता था कि इलेक्शन कमीशन मान ले कि अभी शांत है, कर देगा सर्टिफाई, कभी तो कहीं ऐसे 2-3-4 महीने से तो कहीं बंदूक बंदूक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट है कि अंदरूनी गतिविधियां चल रहा है। तो अगर हम तुरंत अगर फोर्सेस हटा लें तो तुरंत तो फिर से उभर जाएंगे, और यहाँ वहाँ मार काट फिर से मचाना शुरू कर देंगे। तो ये दो ग्राउंड को बिना फॉलो किए हुए, बिना इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लिए हुए, ये एक्सटेंड करने के लिए प्रोविजन लाया गया। समझ में आया? तो उस समय यहाँ पंजाब का क्या था, तो देखिए वहाँ 2 साल नहीं 3 साल, कितने 5 साल 6 साल, कितने साल एक्सटेंशन हुआ, वो अभी दिखाऊंगा अभी। अब देखें, उसके बाद आता है 49th। तो अब देखो ऐसे हुआ, तो अब गवर्नमेंट ने इसको काउंटर करने के लिए मान ली कि कोई ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑपरेशन चला। मैं पूरी डीप पे नहीं जा रहा हूँ। तो अब तो ये है ना कि कभी कभी है जो मान ली कि उनको प्रो खालिस्तानी को उनको मारने के चक्कर में, उनको पकड़ने के कारण गोली चलेगी, तो नॉर्मल लोग भी मर जाएंगे जो इनोसेंट पब्लिक है। इसी कारण लोग, वहाँ के पंजाब के लोगों में इतना आक्रोश रहा कि इंदिरा गांधी पर, कि फाइनली इंदिरा गांधी को एक सिख नहीं, एक सिख सरदार नहीं, इंदिरा गांधी को जो उनके खुद के सिक्योरिटी थे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी उनके होम पे ही। और मारने के बाद भी ये बोला कि हमें इस बात का अफसोस नहीं है कि हमने इंदिरा गांधी को गोली मारा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो ऐसे काम किए हैं, इतना घिनौना काम किया है, इतने खून बहाए हैं, कि इसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता है। तो उसको हमेशा लास्ट लास्ट तक, मरने मरने तक जो भी हो, उसने कभी उसको रिग्रेट नहीं हुआ कि हमने इंदिरा गांधी को मारकर, उसका यही था कि जो खून बहाया है उसका खून तो बहेगा ही एक दिन। देखो इसमें क्या है कि जिसके लोग मरेंगे उनको तो आक्रोश रहेगी ही रहेगी। अब पहले गलती किसकी थी, या इनको प्रो खालिस्तानी या ऐसा डिमांड क्यों कर रहे थे, क्या है पंजाब का डेवलपमेंट नहीं हुआ, पंजाब पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, पंजाब के लोगों के साथ क्या एट्रोसिटी हुई, पंजाब पीछे रह गया। अब इसका आंसर तो, अब ये अलग आंसर है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा।
क्योंकि अगर वैसा देखा जाए, अगर इतना पीछे ही पंजाब रहा होगा तो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुए हैं। बिहार से तो कहीं ज़्यादा डेवलप रहा है बिहार, और यूपी एमपी से कंपेयर किया जाए तो अभी भी है जो पर कैपिटा इनकम या और भी मामले में देखो तो पंजाब और स्टेट से, नॉर्थ की जो स्टेट हैं उससे कहीं ज़्यादा ही डेवलप है। तो कैसे कहा जा सकता है कोई ऐसे पंजाब इतना पीछे रहा? और वहाँ क्या कितना एट्रोसिटी हुआ, कितने टेररिस्ट पैदा हो गए, ये तो हमारी बात है। वहाँ उनकी बातें सुनी जाएगी तो वो अपना स्टेटमेंट देंगे कि क्या क्या सिचुएशन से गुजरे हैं वो लोग, ये वो, उसमें हमें नहीं जाना है। मैं अभी इसमें हूँ, यहाँ भी चल रहा हूँ। वो हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, कोई एग्जाम में पूछने वाला भी नहीं है, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड जो जो प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट हुए तो उनका नाम भी मैंने नहीं लिया, उनके जो लीडर हुए उनका नाम मैंने नहीं लिया। वो नाम लेने का कोई मतलब नहीं, कोई एग्जाम में लिखना तो है नहीं, तो क्यों, मतलब क्या सीनेरियो था उसको मैंने अभी यहाँ बताया है। अब यहाँ आता है देखें 49th अमेंडमेंट में अब चल रहे हैं। देखो 84 में क्या चल हड़बड़ मची, जो पहले चला ना 84 में, देखो कितने अमेंडमेंट होते गए, कितने अमेंडमेंट। यहाँ से देखो बार 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 बार, मतलब एक ही साल में कितने अमेंडमेंट हुए, क्यों? पूरा सिस्टम हिला हुआ था। एक है gave a constitutional sanctity to the autonomous district council in त्रिपुरा। त्रिपुरा में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। देखो 10 ट्राइबल एरिया है, AMTM असम मेघालय त्रिपुरा, AMTM त्रिपुरा एंड मणिपुर, असम मेघालय, हाँ असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम, सॉरी मिजोरम। तो ट्राइबल एरिया इस असम में है ना, बोडोलैंड, एक है आपका कार्बी एंगलोंग, दीमा हसाओ असम में है ट्राइबल एरिया। फिर गारो खासी जयंतिया मेघालय में है। एंड त्रिपुरा में एक त्रिपुरा ऑटोनोमस यहाँ आया। एंड आपका आ गया मिजोरम में आ गया चकमा मारा लाई, है ना वो। यहाँ ऑटोनोमस रीजन को क्या दिया गया, फैसिलिटेट द एक्सटेंशन ऑफ, ये है gave a constitutional sanctity to the autonomous district council in the त्रिपुरा। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ट्राइबल पीपल के लिए होगा, ये अपने हिसाब से गवर्न करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। पंचायती राज के लिए जो सब्जेक्ट है उस पर इनका कंट्रोल होगा। बाय द वे आपको मैंने पहले ही बोला था शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का ऐप खोलते हो ना, तो ऐप जो डाउनलोड कर रखे हो उसमें शेड्यूल 5 को एक बार ओपन करके देख लेना। जब आगे स्लाइड करते जाओगे, स्क्रॉल करते जाओगे, 5 6 जाओगे तो लगेगा कि बाप रे कब खत्म होगा, ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है हर चीज को, मतलब पूरा एकदम ऐसा लगता है कि पूरा पंचायती राज वाले जो प्रोविजन थे लगभग ऑलमोस्ट यहाँ डाला हुआ है। तो एक बार ऐसे देख लेना, क्योंकि कितने बच्चे देख भी नहीं पाते, बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, तो पता भी नहीं चलेगा कि इतना बड़ा है। वहां एक बार खोल के आप देख लेना। तो इसमें और कुछ बचा नहीं। अब है 84 में ही देखें एक और आया 15th 50वां अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या आता है, empowered the parliament to restrict the fundamental right of person। अब ये है फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन employed in intelligence organization and telecommunication system setup, intelligence organization and telecommunication system setup for the armed forces और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये कहने का, ये इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 उसमें क्या है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द आर्म फोर्सेस, पारा मिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, उसके अलावा अदर डिफेंस, अदर सिक्योरिटी पर्सनल,
तो मतलब कहने का मतलब है कि इनका ये फंडामेंटल राइट का नहीं मिलेगा, इनका इनको कह सकते हैं क्या जैसे कि अगर ये इनका ये कहे कि हमको असेंबली का राइट है, हमको एसोसिएशन का राइट है, हमको यूनियन बनाने का राइट है, हमको प्रोटेस्ट करने का राइट है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन का राइट है, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। मान ली कि एक बार अगले सिस्टम में उनको खाना अच्छा नहीं मिला, एक बार न्यूज में आया था कि किसी आर्मी के ही एक नॉन गेस्टेड रैंक का कोई पर्सन, आर्मी का या सीआरपीएफ का कुछ आया था, बहुत पहले की बात है, उसने मीडिया में एक कंप्लेंट कर दिया कि बीएसएफ का था यार क्या था किसका, कि फूड की क्वालिटी हमें वो खराब मिलती है, इतना खराब खाना मिलता है। तो उस पर पूरा बवाल मच गया, पूरे न्यूज में हड़कंप मच गई। तो ऐसे केस में वो तो अलग चीज़ है कि वो वाकई में वो तो खाना रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड है पर्सन का, लेकिन एक्सप्रेशन का कुछ भी अगर आपको दिया जाए तो अंदर की बातें कभी पब्लिकली रिवील कर दो। फेस डिफेंस में अगर आप जाते हो तो आपको नियम है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल साइट पे आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है। अरे स्टेटमेंट देने की बात की छोड़ो, आप कभी कहीं लिख नहीं सकते कि आप इस रैंक के ऑफिसर हो। इन्फॉर्म में कोई पोस्ट नहीं करना है, या कहीं कुछ मीटिंग हो रही है उसका पोस्ट कर रहे हो। जैसे आप जनरली क्या होता है सिविल सर्विस में, आप आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, रेवेन्यू ऑफिसर हो, ऑफिस का फोटो आगे नाम के साथ आईएएस आईपीएस ऐसे करके साथ, यूनिफॉर्म के साथ, कार के साथ ऐसे फोटो पोस्ट करते हैं ना, करते हैं लोग दिखाने के लिए, लाइक लेने के लिए, कमेंट के लिए, वाहवाही के लिए, मजा आए जो भी अच्छा लगे, ऐसे ऐसे पार्टी जो भी हो। लेकिन आप अगर डिफेंस पर्सनल हो, आप सीआईडी हो, सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, यू डोंट हैव टू रिवील एनीवेयर दैट यू बिलोंग टू सच ऑर्गेनाइजेशन। कहीं आपको नाम नहीं आना चाहिए, कहीं आपको कोई पोस्ट नहीं करना है, इससे रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं करना है। तो ये आपका वहाँ नियम है, रूल है। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट का ये हो गया कि आप कहीं साथ साथ ये सब जो है अप्लाई वहाँ के जो नॉन, जैसे कि जैसे आर्मी में जो कारपेंटर हुए, अगर एक पल के लिए वहाँ बार्बर हुए, सूम बनाने वाले हुए, कपड़ा सीने वाले हो गए, अगर सिविल पोस्ट भी होती है वहाँ जो इन्फॉर्म में नहीं होता, कॉम्बेट बोलते हैं, नॉन कॉम्बेट, कॉम्बेट मतलब योद्धा वाला आदमी, नॉन कॉम्बेट मतलब जो योद्धा नहीं हो, उनको भी है कि आपको फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन है। तो ये सब फंडामेंटल राइट। अब ये नहीं कि उनको वोट देने का राइट नहीं है, वोट देने का राइट ऐसे भी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, पता है ना, वोट देना है, दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। वो आर्टिकल 325 326 में आता है वो सब। तो कुछ कुछ जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्शन है, ये कहने का मतलब। तो यहाँ वैसे इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हो गया, इंटेलिजेंस में आपका कौन कौन आएगा, सीआईडी इंटेलिजेंस में ही आएगा, सीबीआई इंटेलिजेंस में आएगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो आपका तो आईबी जो है इंटेलिजेंस में आ ही गया, रॉ वो सब इंटेलिजेंस ऑफ विंग में आएगा। फिर नेशनल ये आप कह सकते हो एक और होता है यार, बहुत सारा है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड है। फिर टेररिज्म को एक और काउंटर करने के लिए एक और आता है, कौन सा विंग है मुझे ध्यान में अभी नाम नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो। तो ये हुआ इसके जरिए 1984 में, ये सब क्यों कि भाई ये सब में 1984 वाले दंगे में हम इन लोगों को पार्टिसिपेट करवा रहे थे, तो इन लोग भी अपना फंडामेंटल राइट दिखाने लग जाए तो हम लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए हमको इन ऑफिसर का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो इन ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो इनके लिए कुछ तो फंडामेंटल राइट को इसमें रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, तभी हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे। समझ गए। तो ऐसे रिलेट करके थोड़ा याद रहेगा। 84 में ये एक और आ गया, 51st 51, 51 का प्रोविजन क्या है देखें, प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा फॉर एसटी। यहाँ देखो एसटी इन मेघालय, इन देखें मेघालय अरुणाचल नागालैंड मिजोरम, एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द मेघालय एंड नागालैंड। अब देखो देखो
इंडिया में क्या है कि SC ST का जो रिजर्वेशन तो हर बार देखो ना एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। तो कहो कि यहाँ क्या है कि प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा फॉर ST इन द मेघालय। ये तो क्या, तो वो तो हर साल तो देख रहे हैं ना कि हर बार 10 ईयर एक्सटेंड हो रहा था। इन लोगों को लोकसभा में या असेंबली में ST के लिए रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ था पहले से, बाकी अदर स्टेट को मिला हुआ था। तो यहाँ क्या है कि मेघालय के असेंबली ने एक रिजोल्यूशन लाया था कि हमारे स्टेट में भी, हमारे स्टेट में भी इसको ST को रिजर्वेशन दिया जाए। ST को जैसे और जगह देते हो SC ST को रिजर्वेशन दे रहे हो, ऐसे लोकसभा में या असेंबली में दिया जाए। इस रेजोल्यूशन को अदर स्टेट ने भी, ये जब स्टेट है उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो फिर उस समय क्या लाया गया कि जैसे SC ST का रिजर्वेशन कैसे है, क्या 30% है, 15% नहीं। SC ST को रिजर्वेशन जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में दिया गया है। जिस स्टेट में जिस हिसाब से उनका SC का ST का पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से उनको सीट दिया गया। अगर एक पल के लिए किसी स्टेट को मान लिया जाए कि दिया गया है सीट, 20 सीट दी गई है MP में, MP के लिए मतलब लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 20 सीट दिया गया है। वहाँ ST का पॉपुलेशन है 10 है, 10 सॉरी ST का पॉपुलेशन जो है 10% है। तो 20 सीट दिया गया है, तो ST को सीट कितना मिलेगा, 2 सीट मिलेगा। तो यहाँ मेघालय ने सबसे पहले रिजोल्यूशन लाया था और दूसरे स्टेट ने इसको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद इनको भी दिया गया। लेकिन देखें, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के लिए तो चारों स्टेट को दिया गया, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किसको रिजर्वेशन, सिर्फ 2 ही को दिया गया। यहाँ मेघालय एंड नागालैंड। अब ये याद कैसे रखोगे, देखो सेमिनार होता है ना, सेमिनार, मैं लिख देता हूं। यहां चलते हैं, थोड़ा छोटा किया जाए। देखो यहाँ नाम आया है मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। देखो ये है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। एक होता है सेमिनार। सेमिनार का पेन कहाँ गया। हाँ जी, ध्यान देंगे। ये होता है, देखो सेमिनार। सेमिनार, ठीक। सेमिनार को मैं बोल रहा हूं, एक कर दिया इसको मैंने मेमी नार। ये हो गया आपका मेमी नार। देखो ध्यान दोगे, मेमी, मे फोर, मे से क्या हो जाएगा आपका मेघालय, मेघालय। मी से हो गया आपका मिजोरम, मेमी। अब है ये हो गया ना, फिर है मेमी नार। तो एक मिनट, हाँ मेमी नार। तो मे एन से हो गया आपका, यहाँ है मेमिनार में आपका होता है मेमिनार, AR। तो ये एनए से हो गया, एनए से हो गया नागालैंड, और AR से हो गया अरुणाचल। तो यहाँ देखो मेमिनार से याद रहेगा, मेमिनार।
तो मे से हो गया, स्पेलिंग से देखोगे मेघालय, मी से हो गया मिजोरम, मी नार एन से हो गया नागालैंड, और फिर ए आर डबल ए आर है तो ए आर से हो गया अरुणाचल। तो सेमिनार जैसे बोलते हो ऐसे हो गया मेमी नार, एन के डबल ए आ गया ना, एन के बाद डबल ए आया, ए नहीं है तो सेमिनार, तो मेमिनार ने मेमिनार थोड़ा सा और थोड़ा इम्फेसिस फोर्स दिया, मेमिनार मेमिनार मेमिनार। तो इसे याद रहेगा। तो ये 4 स्टेट है, मेमिनार वाला स्टेट है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल। और लास्ट में 2 में जो बचा मेघा, ये जो है ये मेघालय, ऐसे इसको ऐसे याद रखो कि मेघालय और नागालैंड के लिए इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन, लेजिस्लेटिव यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को एसटी के लिए सीट रिजर्व किया गया, तो रिजर्वेशन का प्रोविजन डाला गया। ठीक है, यहाँ भी रिजर्वेशन ऐसे जैसे और दूसरे स्टेट में मिलता है वहाँ मिलेगा। अब ये 4 स्टेट को तो मिला इसमें असेंबली में, सॉरी पार्लियामेंट लोकसभा में, लेकिन असेंबली में कितने को, 2 ही को मिला, नागालैंड एंड मिजोरम कहीं, इतना ही 2 ही को मिला। तो यहाँ इतना याद रहेगा। अब बाद में आएगा कि ये 2 ही नहीं, 2 के अलावा 4 को कैसे है फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिला, मतलब 2 ही को नहीं 4 को लेजिस्लेटिव असेंबली में एसटी के लिए रिजर्वेशन मिला, तो आगे आएगा। तो इतना याद रखोगे कि ये वाला जब कब चला था, अब यहाँ दिखाता हूँ, ये काटूंगा हट जाएगा। ये पीरियड था 1984, 1984 का एक पीरियड था। स्टेटहुड जो है मियार्ग वाले को कब मिला था, 1987 में मिला था ना, मियार्ग बताया था ना, मिजोरम अरुणाचल एंड गोवा को स्टेटहुड मिला। इस समय तक मिजोरम अरुणाचल एंड गोवा ये लोग स्टेट नहीं थे। तो ये देखो, ये 2 वाला में देखो मेघालय या नागालैंड, तो इसमें अरुणाचल स्टेटहुड था, अरुणाचल को स्टेटहुड नहीं दिया हुआ था, और मिजोरम को भी स्टेटहुड का स्टेटस यहाँ नहीं मिला हुआ था। समझ में आया। तो ये 2 को लेजिस्लेटिव असेंबली को दिया गया रिजर्वेशन एसटी को, लेकिन बाकी 2 को नहीं मिला। तो बाकी 2 को क्यों, मियार्ग वाले में मिजोरम अरुणाचल एंड गोवा, तो यहाँ मिजोरम अरुणाचल है, मिजोरम अरुणाचल को स्टेटहुड तो यहाँ मिला ही नहीं था। तो स्टेटहुड नहीं मिला था तो इनको क्या नहीं मिला, रिजर्वेशन एसटी को असेंबली में का प्रोविजन कुछ रखा ही नहीं गया। क्लियर है। अब मैं बताऊं, इससे पहले एक चीज मैं बता रहा था कि यूनियन टेरिटरी को, किस यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड देने से पहले ही वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन मिल गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गया था, उसमें कोई नाम आया था। तो यहाँ देखो कोई यूनियन टेरिटरी भले ही है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली इसमें से किसी को ऑलरेडी मिला हुआ है। तो पता है, पीछे बताया था, मैंने बताया था ये बात, अभी खुद ही पीछे जाकर देखो। लेकिन इतना याद करने का है कि जो 2 स्टेट थे उनको रिजर्वेशन मिला असेंबली लेवल पर, जो स्टेट नहीं थे यूनियन टेरिटरी थे यहाँ अभी तक, क्योंकि ये पीरियड है कब का, 1984 का, 1984 का, तो उनको एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं मिला। ठीक है। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा अगर बैक में वो मैं अभी दिखाई देता हूँ कि कहाँ मैं वहाँ बताया था, जो इस बात को मैंने एम्फेसाइज किया था। देखो यहाँ देखो 75 में जो वही मैं बताया था कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश भले यूनियन टेरिटरी था, इसको लेजिस्लेटिव असेंबली मिला हुआ था। देखो असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी होते हुए में ही तो 75 में था,
तो बाद वाले में जो है अरुणाचल को भले असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन स्टेट रूट का स्टेटस नहीं था, उसको उसके असेंबली के लिए एसटी पॉपुलेशन को रिजर्वेशन का प्रोविजन नहीं जोड़ा गया। समझ में आया? अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन क्या कहता है क्या कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2005 का क्वेश्चन है। 5 में क्वेश्चन आया कि आर्टिकल 301 पर्टेन्स टू द राइट टू प्रॉपर्टी। 301 क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं। 300A अगर जो सुपरफिशियल पढ़ेगा वो तुक्का मारने की कोशिश करेगा, हाँ 300 के आसपास ही तो कुछ था यार। 301 और 300A में कंफ्यूजन रहेगा यार, 300 के आसपास कुछ था तो ये 301 दिया तो सही होगा। कुछ एकदम बिल्कुल यानी रटा हुआ है, आपको मेमोराइज है तो ही आंसर करोगे, सिर्फ सुपरफिशियल जानने से आंसर नहीं होता। सेकंड पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट। लीगल राइट यह है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो होंगे, लीगल राइट है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ना मेंशन हो फिर भी लीगल राइट होता, कब? कोई कानून बनाकर उसको बनाया जाता, दिया जाता, तो भी लीगल राइट कहलाता। समझ गए ना? मतलब अगर नॉर्मल कानून बनाया गया दैट्स आल्सो कॉल्ड लीगल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स आल्सो कॉल्ड लीगल राइट। लीगल राइट के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कहलाएगा, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट में मेंशन है तो फंडामेंटल राइट तो कहलाएगा ही कहलाएगा, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी कह सकते हो, उसको आप लीगल राइट भी कह सकते हो। अंडरस्टूड? एंड थर्ड पॉइंट है आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 300A को इंसर्ट तो किया ही गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर 300 राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया और 300A को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो आंसर कौन होगा देख लो, खुद से पता चल गया, खुद से पता चल गया कि बता तो दिया ये। अब आता है आपका ए वाला, ये क्या शॉर्टकट है क्या? देखता हूं। हाँ जी, इसको तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो
चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी, और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, में पता नहीं। ये है बार कोड, एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं एनजीओ, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय वो एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी।